ओवरी एक बहुत डायनेमिक ऑर्गन है कि सिस्ट मतलब पानी वाली रसौली या जिसके अंदर कोई फ्लूइड या तरल पदार्थ है। वो फ्लूइड पानी हो सकता है, वो फ्लूइड ब्लड हो सकता है, वो फ्लूइड पस भी हो सकती है, और ओवरी में सिस्ट कई बारी ठोस भी हो सकती हैं, सॉलिड। तो सॉलिड जब होती हैं तो ज़्यादातर शक जाता है कि ये कैंसरस हो सकती है। इर्रेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, या पेनफुल पीरियड्स, समटाइम्स हैवी पीरियड्स। मैक्सिमम रसौलियाँ जो यंग एज में होती हैं उनका इलाज है दवाइयों से, नहीं तो सर्जरी से। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डरना नहीं है और सही डॉक्टर के पास जाना है और सही डायग्नोसिस होना चाहिए। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज बात आप में से बहुत सारे लड़कियों के सवाल हैं, युवतियों के सवाल हैं कम उम्र में ही जिन्हें सिस्ट हो जाती है। सिस्ट पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो कम उम्र में सिस्ट क्यों हो जाती है, उसका इलाज क्या है, हमें बताएंगी डॉक्टर लवलीन सोटी। उनसे बात करें। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। सो सिस्ट, रसौली, फाइब्रॉइड, एक हमने पूरा वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारे कमेंट्स, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में कई महिलाएं, कई लड़कियां लिख रही हैं कि उन्हें सिस्ट है या रसौली है। तो इतनी कम उम्र में भी रसौली हो जाती है, उसकी कोई वजह होती है? रजिंदर, सिस्ट जो है या रसौली की बात करें तो वो किसी भी उम्र की महिला को हो सकती है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। यूजुअली सिस्ट्स की प्रॉब्लम या जो रसौलियाँ बनती हैं वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यंग एज में, जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसके बाद। और ओवरी में ये इतना कॉमन ये इसीलिए है क्योंकि ओवरी एक बहुत डायनेमिक ऑर्गन है। हर महीने उसमें एक एग बनता है, कुछ एग्स बनने शुरू होते हैं, उनमें से एक डेवलप होता है। कई बारी वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भी सिस्ट बन जाता है। कई बारी रप्चर नहीं होता है तो भी उसके अंदर सिस्ट का रूप ले लेता है, या उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है तो वो ब्लड वाली सिस्ट बन जाती है। तो इस तरह के ये, लेकिन मोस्टली टेम्पररी सिस्ट्स होते हैं। लेकिन इसी डायनेमिक प्रोसेस के अंदर कई बारी कुछ कुछ ऐसे चेंजेस होती हैं कि जो एक्चुअली ट्यूमर टाइप की सिस्ट होती हैं, जो रसौलियाँ, जो एबनॉर्मल ग्रोथ वाली सिस्ट होते हैं। तो बेसिकली सिस्ट, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, सिस्ट मतलब पानी वाली रसौली या जिसके अंदर कोई फ्लूइड या तरल पदार्थ है। वो फ्लूइड पानी हो सकता है, वो फ्लूइड ब्लड हो सकता है, वो फ्लूइड पस भी हो सकती है, या कई बारी कैंसरस भी हो सकती है। तो कभी भी किसी ट्यूमर के अंदर अगर लिक्विड्स हैं तो उसको हम सिस्ट बोलेंगे। और ओवरी में सिस्ट कई बारी ठोस भी हो सकती हैं, सॉलिड। तो सॉलिड जब होती हैं तो ज़्यादातर शक जाता है कि ये कैंसरस हो सकती है। ओके। जब सिर्फ पानी वाली होती है तो ऑलमोस्ट ऑलवेज वो नॉन कैंसरस होती है। तो ये पता कैसे चलता है, और कोई सिम्टम्स होते हैं ओवरीज में सिस्ट होने की जिससे पता चलता है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम जा रही है और फिर चेक कराया? हाँ, तो अक्सर जो है मेंसेस के रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, या पेनफुल पीरियड्स, समटाइम्स हैवी पीरियड्स, समटाइम्स पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, और कुछ भी ऐसे लक्षण अगर नजर आए तो जरूर एक बार चेकअप कराना चाहिए। हाँ। अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं, माहवारी देरी से आ रही है, या ज्यादा आ रही है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और खास करके अगर परसिस्टेंट सिम्टम्स हो और बहुत ज़्यादा हो। और हमारी सोसाइटी में एक ये धारणा है कि थोड़ा पेन तो होती है, पेन है तो कोई बात नहीं, दर्द की गोली तो खानी नहीं चाहिए और इसको इग्नोर करो, पेन होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पेन होना ठीक है, आपकी हॉट वाटर बॉटल से वो रिलीफ मिल गया उतना ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, वर्किंग लेडीज़ को ऑफिस में बैठना मुश्किल हो रहा है, तो देन इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड मोडालिटी सब जगह अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ती भी है। तो अल्ट्रासाउंड में अक्सर हमें सिस्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कि ये नॉन कैंसरस होगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने पीरियड आएगा तो ये क्लियर हो जाएगी। तो फिर अगर हमें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है तो हम लोग कहते हैं कि 2 महीने के बाद, पीरियड्स आने के बाद इमीडिएटली
आप अल्ट्रासाउंड करो तो वो चली जाएगी। या फिर कहीं पे हमें शक होता है तो फिर हम एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड जैसे कलर डॉपलर वाला अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है कि हाँ इसमें कोई कैंसरस, तो अगर कुछ कैंसर वगैरह का शक है तो उस हिसाब से डील किया जा सकता है। कुछ हैं जो एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट होती है, जैसे जिसके अंदर ओवरी के अंदर भी यूट्रस की लाइनिंग की तरह लेयर बन जाती है, वो वहाँ पे हर महीने पीरियड्स की तरह अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, तो जब ब्लड इकट्ठा होता रहता है तो वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस का कॉमनेस्ट सिम्टम है पेनफुल पीरियड्स। अच्छा, ठीक है ना, तो फिर हम इसको टाइमली जब डायग्नोज कर लें और उसका कुछ ना कुछ हम लोग ट्रीटमेंट चला सकते हैं कि ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, लेडी कंफर्टेबल रहे, उसको दिक्कत ना आए। या फिर अगर इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं तो आगे जाके पॉसिबिलिटी होती है कि अंदर डैमेज होता रहेगा, यूट्रस ट्यूब ओवरी सब आपस में चिपक जाएंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगी। तो उसका ट्रीटमेंट अगर टाइमली स्टार्ट किया जाए तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आने का चांस कम होता है। अगर हमें लगता है कुछ डाउट है कैंसर का तो सर्जरी करनी ज़रूरी हो जाती है, और तो वो सब चीज़ों का हल निकल आता है, लेकिन इसको इग्नोर ना करें। हाँ, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब इतना आसान नहीं है कि अगर पीरियड्स के दौरान आपको कंटिन्यूसली मतलब हर बार असहनीय दर्द होता है माहवारी के दौरान, तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या डिले पीरियड हो, या अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा है और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, हाँ, तो उसके लिए भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हों, आप चेकअप ज़रूर कराइए। इनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकती है और इनका हल भी है। और कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण भी सिस्ट बन जाते हैं, पस हो जाते हैं। हमारी कंट्री में तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बहुत कॉमन है, उसको हम टाइमली डायग्नोज कर लें तो हमें उसका भी बहुत ज़्यादा अंदर डैमेज होने से पहले पता लग जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए, टाइमली हमें डॉक्टर के पास पहुंचना। तो जो हमने डिस्कस किया कि इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए और लगातार ये लक्षण होते हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब आपके पास पेशेंट आते हैं ऐसी प्रॉब्लम लेके, कैसे आप चेकअप करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी बताइए। हाँ, तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि सबसे कॉमन जो है पेनफुल पीरियड्स के साथ जो लेडीज़ आती हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर तो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है और लेडी को अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है, ठीक है ना, वो यंग एज है या उसके बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, तो अक्सर हम मेडिसिन के साथ ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। दवाइयों के साथ पेन भी कंट्रोल हो जाता है, काफ़ी हद तक सिस्ट्स रिड्यूस भी हो जाती है, और सिस्ट ना भी रिड्यूस हो, दवाई उसके सिम्टम्स जो है कम हो जाएं, पेन कम हो जाए, तो इट इज़ गुड इनफ। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके अंदर कैंसर का चांस, बहुत रेयर चांस होता है। तो लेकिन अगर कोई लेडी है जिसको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है लेकिन उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो फिर हमें प्रेफरेबली सर्जरी से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अक्सर जैसे कि मैं कह रही थी कि अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने के कारण यूट्रस ट्यूब्स आपस में चिपक जाते हैं, तो उनको खोल के सेपरेट भी करना पड़ता है, और उससे पेन रिलीफ भी होगा, उससे जो अंदर का सारा डिस्टॉर्शन हो गया है यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज का वो भी करेक्ट हो जाता है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। और कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनके बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस है और उनको प्रेगनेंसी चाहिए, फिर उनके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF की ऑप्शन लेके ही चलना पड़ता है, क्योंकि सर्जरी करने के बावजूद भी कई बारी उतना चीज़ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। मैं एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अपने पेशेंट को एग्जाम्पल देती हूँ। एक कपड़ा फट गया है, ठीक है ना, उसको आप जितना मर्जी रफू कर लो, सिल लो, आप उसको नए जैसा तो नहीं बना सकते। थोड़ा डैमेज हुआ है, रिपेयर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे में हमें कुछ दूसरे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं फॉर द सेक ऑफ फर्टिलिटी की। प्रेगनेंसी चाहिए तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी वाला इलाज हो रहा है, लेकिन जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनको काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट्स हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स दे देते हैं, उनसे इम्प्रूवमेंट हो जाती है, या फिर हम सर्जरी करके। और फाइनल लास्ट ऑप्शन होता है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उनमें फिर हम कई बार यूट्रस ट्यूब्स ओवरी सब कुछ निकाल देते हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो नौबत अक्सर नहीं आती है। और वैसे भी ओवरीज को रिमूव करने का हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना लेट पोस्टपोन किया जाए, जितना मेनोपॉज की एज के आस तक हम लोग पोस्टपोन कर दें, ताकि वो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन आज हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि जो कम उम्र में आपके सिस्ट को ट्यूमर भी आप बोलते हैं,
हाँ, सिस्ट ट्यूमर भी हो सकती है। हाँ, तो वो उसकी आप डिस्कस करें, वो क्यों होता है और उसका क्या इलाज है? क्योंकि अगर 20-22 साल की लड़कियां हैं, 25 साल की जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उनको ये हो जाए सिस्ट या ट्यूमर, हाँ, तो पहले तो करेक्ट डायग्नोसिस होना है ना, कि ये टेम्पररी सिस्ट है, ये कुछ टाइम में अपने आप से चले जाएगी कि नहीं चले जाएगी। दूसरी फिर पॉलिसिस्टिक ओवरीज की कंडीशन भी होती है, जिसमें बहुत सारे एग एक साथ बनने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली क्या है, हर महीने 5-7 एग बनने शुरू होते हैं दोनों ओवरीज में। उनमें से एक कोई एग पूरा डेवलप हो जाएगा, बाकी एग सारे धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे। तो कई बार बहुत ज़्यादा एग्स जब एक साथ बनने शुरू हो जाते हैं, कोई भी एग पूरा डेवलप नहीं होता। तो इसीलिए जब एग नहीं बनेगा तो पीरियड टाइम से नहीं आएगा, डिलेड पीरियड्स होते हैं, प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी होती है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, तो कई बार एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो सिर के बाल हैं, स्कैल्प हेयर, उनका हेयर लॉस, तो इस तरह के कुछ कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गई पॉलिसिस्टिक ओवरीज, जो कि अलग एंटिटी है, वो रसौली नहीं है। अगर हम रसौली की बात स्ट्रिक्टली कर रहे हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैसेज हमें पहुंचाना चाहिए लोगों को, कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है, उसमें रसौलियाँ नहीं हैं। राइट, ठीक है ना। फिर जो हम कह रहे थे कि अंडा बनता है हर महीने, और वो अगर रप्चर ना हो, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए, तो वो वाली सिस्ट तो अपने आप से क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर कुछ सिस्ट होंगी जिनके अंदर ब्लीडिंग हो रही है हर महीने, हर माह मेंसेस के टाइम में, जो बाहर ब्लीडिंग हो रही है, उसके अलावा अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रही है। तो उनका डायग्नोसिस भी अल्ट्रासाउंड से हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड में उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं। तो फिर उस चीज़ का ट्रीटमेंट जो है, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो दवाइयों से होगा, अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो फिर हम लोग देखते हैं कि दवाइयों से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है तो सर्जरी होगी या टेस्ट ट्यूब बेबी वाला इलाज होगा। फिर रेयरली कई बारी जो है ट्यूमर टाइप की जो रसौलियाँ बन जाती हैं, जिनके अंदर कैंसर भी हो सकता है, समटाइम्स यंग एज में भी इस तरह की बन सकती हैं। तो आज की डेट में अगर उस चीज़ को भी हम टाइमली आइडेंटिफाई कर ले, कैंसर भी ओवरी का, वो भी ट्रीटेबल है, इवन क्योरेबल भी है। तो कई दवाइयों से नहीं, सर्जरी कैंसर पे तो फिर ये है कि अगर एक ओवरी के अंदर कैंसर हुआ, आपने वो वाली ओवरी निकाल दी, और अर्ली स्टेज है तो आपने दूसरी ओवरी बचा के रखी, और अगर थोड़ा बहुत कैंसर फैला हुआ है, उसको आप कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से ट्रीट भी कर लेते हैं। और जब आगे जाके उसको प्रेगनेंसी जब चाहिए, लेडी को यंग एज है, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, कईयों की मैरिज से भी पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम लोग यूट्रस को और जो ओवरी के अंदर कैंसर नहीं है उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। बाद में जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर उस समय उन चीज़ों को निकाला जा सकता है। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसी सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जिसको बोलते हैं। क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट्स में अक्सर ये होता है कि जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देते हैं, उससे जो एग्स जो है पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स करने से पहले हम लोग जो है उनके एग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो कहते हैं, तो हमने एग्स पहले प्रिजर्व कर लिए। एग्स प्रिजर्व करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए, 10-15-20 दिन के अंदर अंदर हमारे पास अगर एग्स तैयार हो जाते हैं, हम उनको प्रिजर्व करके रख लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्रीज में उनको हम लोग का बहुत साल तक भी रख सकते हैं। तो जब एग्स प्रिजर्व कर लिए, अगर हमें दोनों ही एग ओवरीज रिमूव करने की भी नौबत आ गई, तो भी आगे जाके उस लेडी को अगर यूट्रस रिटेन किया, यूट्रस में कैंसर नहीं है, केवल ओवरीज में, ओवरीज निकाल दी, एग्स पहले सेव किए हुए थे, तो उसके यूट्रस में बाद में प्रेगनेंसी भी बनाई जा सकती है। राइट, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर बहुत तरक्की हो गई। कब कुछ इसके सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट्स, या जब ये आप मेडिसिन से भी ठीक करते हो, आप कहते हो ना अर्ली स्टेज हो, अगर ओवरीज में सिस्ट है तो वो दवाइयों से ठीक हो सकती है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? मेजर साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। देखो, कोई भी दवाई का इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, पर हमारे पास दवाइयों की आज की डेट में ऑप्शंस भी बहुत हैं। ठीक है ना। एक दवाई है डायनोजेस्ट, उससे नहीं ठीक होता तो हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं, गोनाडोट्रोपिन एगोनिस्ट जो भी कि हम बोलते हैं, या फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो वी हैव बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सूट कर जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डरना नहीं है,
और सही डॉक्टर के पास जाना है और सही डायग्नोसिस होना चाहिए। जिस चीज़ के अंदर खतरा नहीं है उसके डर के मारे लेडीज़ को अपना नहीं कैंसर बन जाएगा, निकाल दो, ऑपरेशन करा लो, कई बार खुद ही डर के मारे या फिर उनके मन में डर होता है मेरी मदर को कैंसर हुआ था मुझे भी हो जाएगा। हर तरह का कैंसर तो हेरिडिटरी नहीं होता, ठीक है ना। किसी की मदर को कैंसर हुआ है, कुछ हेरिडिटरी टाइप्स होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता है जो फैमिलीज में रन करता है, ओवरीज कैंसर होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं, बट हर कैंसर उस टाइप का या हर रसौली उस टाइप की नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मदर को हुआ है तो बच्चों को, या सिस्टर को हुआ है तो बच्चों को होना ही होना है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसके लिए हमारे पास स्पेशल टेस्ट्स हैं, तो अगर कुछ ऐसा हेरिडिटरी फैक्टर है तो टाइमली रिमूव करना भी चाहिए, ठीक है ना। या जब डर फैमिली के बैठ जाना, हाँ, डर के बैठ नहीं जाना चाहिए। तो फैमिली में अगर कोई इस तरह के कैंसर जीन रन कर रही है तो फिर हम उस चीज़ को, जब उनकी फैमिली अपने बेबी कंप्लीट हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गए, बच्चे पैदा हो गए, तो 35-40 ईयर्स में आके यूट्रस और ओवरीज को निकाला जा सकता है। वो भी जो भी है वो डॉक्टर की सलाह से ही होता है, खुद बिल्कुल आपने डिसीजंस नहीं लेने कि क्या करना है क्या नहीं करना। absolutely. सही वक्त पर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी, हर चीज़ का इलाज है। और डर के नहीं बैठ जाना कि अच्छा, डरने की भी ज़रूरत नहीं कि ओवरीज में आपके अंडेदानी में जो है वो रसौलियाँ हो गई हैं या कोई भी रसौली है, आप जो भी रसौली है वो डॉक्टर डायग्नोस करेगा और उसका इलाज बताएगा। मैक्सिमम रसौलियाँ जो यंग एज में होती हैं उनका इलाज है दवाइयों से, नहीं तो सर्जरी से।